तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप OnePlus Nord C4 खरीदने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत पड़ती है लगभग 24,999 की और इस प्राइस में Poco X6 Pro, Nothing Phone 2 जैसे धुरंधर फोन्स हैं मार्केट में। लेकिन क्या OnePlus Nord C4 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहेगा? ये इसको मैंने इस्तेमाल किया 1 महीने से भी ज्यादा समय तक और आज की वीडियो में शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली चीज, डिजाइन इसका फॉर द प्राइस इज डिसेंट। फ्रंट में पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है जिसमें मेरे यूसेज के दौरान ऐसा कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं पड़े। साथ ही यहाँ पॉलीकार्बोनेट बैक है जिसके चलते 5500 mAh की बैटरी के बाद भी यहाँ फोन काफी लाइट वेट है। ओवरऑल बॉक्सी फॉर्म फैक्टर है बट एजेस शार्प नहीं है तो होल्ड करने में भी सही फील होता है। फोन की बेजल भी फॉर द प्राइस इज गुड इनफ। अब बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम के साथ साथ ब्लास्टर मिल जाता है और स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल के मिल जाएंगे। मतलब इस प्राइस के हिसाब से आपको मिलते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टीरियो स्पीकर। काफी लाउड है, क्रिस्प है और आपको एंटरटेनमेंट यानी कि मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस में इसके स्पीकर्स काफी लाजवाब लगेंगे। हालांकि ये ट्रू स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, उसके बावजूद भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। बाकी हैप्टिक मोटर आपको सही मिलता है। OnePlus का O हैप्टिक्स के चलते बढ़िया लेवल की माइक्रो वाइब्रेशन फील होती है वाइल टाइपिंग। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सही से काम करता है यहाँ। और इस बार OnePlus ने एक्वा टच फीचर भी दिया है। धीरे धीरे OnePlus जो है अपने ज्यादातर फोन्स में एक्वा टच फीचर लेकर आ रहा है, लेकिन मैंने अपने यूसेज के दौरान देखा कि जो मैंने प्रिसीजन OnePlus 12 में देखा था ना एक्वा टच वाला फीचर, वो यहाँ पर उतनी नहीं है। हालांकि काम काफी बेटर करता है एज कम्पेयर टू नॉन एक्वा टच वाले डिस्प्ले जिसमें हल्का सा बूंद पड़ते ही डिस्प्ले पागल सा हो जाता है यानी कि टच रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। हल्का फुल्का ये काम करता है लेकिन वो प्रिसीजन आपको जो OnePlus 12 में एक्वा टच में मिलती थी वो चीज यहाँ पर थोड़ी सी कमी लगती है और थोड़ा उसको सुधारा जा सकता है। इस बार यहाँ पर आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है जिसके चलते ये फोन थोड़ा सा स्प्लैश प्रूफ हो जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में ये फोन काफी बढ़िया लगेगा। इसका जो मार्बल फिनिश वाला है मुझे काफी बढ़िया लगता है कलर। और इस बार जो है कैमरा मॉड्यूल पिछले जनरेशन के मुकाबले Nord C3 के मुकाबले इस बार अरे ऑफ कैमरा दिया है। मुझे लगता है थोड़े से पिछले पुराने डिजाइन की तरफ ये जा रहा है लेकिन देखने में आपको बढ़िया लगेगा। एंड नाउ बात करें इस फोन के सेंसर के मामले में, यहाँ पर इस बार पता नहीं क्यों OnePlus ने एक सेंसर की कमी कर दी है, वो है NFC का। हालांकि Nord C3 में जो है NFC आपको मिल जाता था, यहाँ पर वो चीज नहीं है। देखो मैं NFC काफी इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे उसकी कमी महसूस हुई है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा बाकी जो प्राइमरी सेंसर्स हैं, आपको मैग्नेटोमीटर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह बढ़िया से काम करते हैं। यहाँ पर आप GPS वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गूगल मैप्स बढ़िया से लॉक हो जाते हैं आपके पोजीशन के साथ। और कॉलिंग वगैरह के दौरान भी जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बढ़िया से इन्वोक करता है और आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड सेंसर भी मिलता है। एज सच कोई वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलेगा। बाकी 5G की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सारे मेजर इंडियन 5G बैंड ये सपोर्ट करता है। कॉल वगैरह हो गया, वाईफाई रिसेप्शंस आपको बढ़िया लेवल के मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको गूगल डायलर मिलता है तो रिकॉर्ड करते वक्त सामने वाले को रिकॉर्डिंग का प्रॉम्प्ट जो है सुनाई देगा। एंड नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले डिपार्टमेंट ऑफ दिस फोन, यहाँ पर पिछले जनरेशन के मुकाबले आपको डिस्प्ले ब्राइट मिलता है 1100 निट्स की। अब देखो मुझे लगता है कि जितने ही फोन्स आते हैं ना जिसमें आपको 600-700 निट्स से ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है तो वो आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी दे देते हैं। यहाँ पर आपको हालांकि 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और पिछले जनरेशन में शायद से 800-900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी। ऑन पेपर तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा लेकिन ऑफ द पेपर भी आपको काफी बढ़िया इसका डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, चाहे आउटडोर ले लीजिए चाहे इंडोर्स ले लीजिए। रही बात मल्टीमीडिया की तो उसमें भी कोई कमी नहीं लगी मुझे। स्पीकर्स तो जबरदस्त है ही, साथ ही में कलर्स काफी एक्यूरेट भी हैं। अब यहाँ वाइडबैंड L1 के साथ YouTube, Amazon एंड Netflix में आपको HDR प्लेबैक का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बढ़िया चीज लगी मुझे। हालांकि कुछ फोन्स है इस प्राइस सेगमेंट में जिसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है Netflix में। अब दोस्तों Nord C4 के डिस्प्ले में मैंने एक अजीब सी चीज महसूस करी, वो है YouTube में अगर आप 4K 60 FPS HDR वीडियो प्लेबैक करते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग ये चीज नहीं करेंगे लेकिन मैंने टेस्ट करते वक्त ये चीज महसूस करी कि जब भी आप 4K 60 FPS HDR वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी जिटरी तरीके से चलती है, यानी कि आपको लगेगा कि यार वो फ्रेम्स जो है स्क्रिप्ट कर रही है। लेकिन ये चीज आप 1080p 60 FPS HDR प्लेबैक पे महसूस नहीं करेंगे, इवन 1440p में भी। ये बस 4K 60 FPS HDR वीडियो प्लेबैक के वक्त ही होता है। बाकी यहाँ पर मुझे 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया लगी। ट्रांजिशंस वगैरह मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगी, तो नो कंप्लेंट्स ओवर देयर। तो भाई ऑल इन ऑल इस प्राइस के हिसाब से आपको जो डिस्प्ले में चीजें चाहिए होती है वो लगभग सभी चीजें ये फोन आपको देता है। इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस ले लीजिए, कलर्स ले लीजिए और ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जिसमें स्पीकर्स भी आते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला। अब कैमरा कह सकते हैं इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन। इसका 50 मेगापिक्सल में आपको सोनी का लाइटिया 600 सेंसर मिलता है जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी बेहतरीन पिक्चर्स निकाल कर देता है। और साथ ही यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के ISP के चलते काफी बढ़िया प्रोसेसिंग मिल जाती है। I mean, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ओवर प्रोसेस्ड कलर्स नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे पर्सनली सही लगते हैं। कुछ जगहों पे शैडोज एंड ब्लैक लेवल्स को काफी ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस।
थोड़ा कभी कभी हेजी लुक देता है, बट उसके चलते शेडोज में डिटेल्स काफी मिल जाती है जो फर्दर एडिट करने के लिए काफी सूटेबल होता है। ना इस सेंसर का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है वो है लो लाइट मोड। यहाँ नाइट पिक्चर सरप्राइजिंगली बढ़िया लेता है और डेडिकेटेड नाइट मोड में भी मैंने ज्यादा लैग नोटिस नहीं किया। लो लाइट पिक्चर्स काफी सही से कैप्चर करता है, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं लगी मुझे। बाकी इसका 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको डिसेंट पिक्चर निकाल कर देता है। हालांकि डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग आपको काफी अच्छी मिल जाती है और वहां पर भी HDR का इंप्लीमेंटेशन काफी सही मिल जाएगा। और हाँ, कलर वेरिएशन भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा इसके अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी सेंसर में। सेल्फी यहाँ आपको काफी सही मिल जाती है, स्किन टोन को सही से मैनेज कर लेता है और वहां भी HDR की इंप्लीमेंटेशन मुझे वाकई में काफी सरप्राइजिंगली बेटर लगी। एक्सट्रीम सिनेरियोज में भी जहां पर मेरे पीछे सनलाइट है और काफी ब्राइट लाइट है, वहां पर भी ये बढ़िया से सेल्फी निकाल कर देता है, तो इसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है। वीडियो के मामले में यहाँ आपको 4K 30 FPS की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है विच इज डिसेंट, और यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन भी इसके प्राइमरी कैमरा में ठीक ठाक मिल जाएगी। हालांकि 1080p at 60 FPS में अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अल्ट्रा वाइड से शूट करना चाहते हैं तो आप मैक्स टू मैक्स शूट कर पाएंगे 1080p at 30 FPS। और हाँ, शूट करते वक्त अगर आपको कैमरा स्विच करना है तो उसका ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाएगा 1080p at 30 FPS की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग, और वहां पर स्टेबलाइजेशन मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगी है। बहुत ज़्यादा स्टेबल वीडियो फुटेज सेल्फी कैमरा से नहीं निकल कर आती है, तो मुझे लगता है ये अपडेट के साथ फिक्स किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी वाइज वीडियो के मामले में इसके प्राइमरी के सेंसर से तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड दोस्तों, इन सारे प्रोसेसर्स को एड करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का नया 7 Gen 3 प्रोसेसर। अब देखो, इस प्राइस में आपको कुछ फोन्स हैं जो इससे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेसर या फिर ये फोन की जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है वो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप हैवी गेम्स जैसे कि BGM वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पर आपको 90 FPS का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप 60 FPS में भी खेलते हैं लंबे समय तक तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे, और यहाँ पर थ्रॉटलिंग भी ज़्यादा नहीं महसूस करी इसके ओवरऑल प्रोसेसर में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अभी कुछ टाइम बाद मुझे डिटेल ज़्यादा पता चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स जो है अभी के लिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं है इस प्रोसेसर के साथ, जो कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। बाकी रैम मैनेजमेंट वगैरह इसमें काफ़ी सही से मिल जाता है और 3 से 4 ऐप्स साइमल्टेनियसली चला सकता है। एंड नाउ इस हार्डवेयर को चलाने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है Oxygen OS 14 विच इज बेस्ड ऑन Android 14। अब देखो, इस प्राइस में काफी सारे ऐसे फोन्स हैं जो लॉन्च ही होते हैं पिछले यानी कि पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ, और वहां पर आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये फोन जो है लॉन्च ही हुआ है Android 14 के साथ, और इसके साथ आपको 16 वर्जन जो आएगा यानी कि 2 साल तक का मेजर एंड्रॉइड अपडेट और साथ ही 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट, यानी कि अपडेट्स के मामले में ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला। और एक चीज मैंने और नोटिस करी कि अपडेट काफी फ्रीक्वेंटली इस फोन में आते रहते हैं और OnePlus काफी फ्रीक्वेंटली अपडेट देता रहता है, और अभी के टाइम में इसमें मिलता है आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट। बाकी देखो, Oxygen OS अब काफी ज्यादा रिफाइंड है, ट्रांसलेशन स्मूथ मिलते हैं, फीचर्स वगैरह आपको काफी सारे मिल जाएंगे। स्प्लिट स्क्रीन हो गया, फ्लोटिंग विंडो हो गया, इवन गैलरी में इनके लॉन्ग प्रेस करने पे आप स्टिकर बना सकते हैं, कटआउट निकाल सकते हैं अपने पिक्चर का, जो कि काफी बढ़िया लगा। एंड नाउ रही बात बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस फोन का, और यहाँ पर आपको मिलता है 5500 mAh की बैटरी। ना सिर्फ बैटरी ज्यादा है, लेकिन चार्जिंग स्पीड भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है, और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 100 वॉट्स का फास्ट चार्जर, जो कि इस फोन को 100% चार्ज कर देता है अंडर 30 मिनट्स, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। देखो, कुछ फोन जो है ना जिसमें आपको बैटरी थोड़ी ज्यादा मिलती है, लेकिन चार्जिंग स्पीड इस लेवल की नहीं मिलेगी इस प्राइस में। यानी कि ओवरऑल पैकेज अगर आप देखें तो इस फोन को अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो 2 दिन ये निकाल सकता है। अगर आप नॉर्मल से थोड़ा हैवी यूज़ करेंगे तो 1 दिन आपका आराम से निकाल लेगा, और मेरे यूसेज के दौरान ये पूरा 1 दिन बढ़िया तरीके से चला है। हालांकि जो मैं नॉर्मल अपना प्राइमरी फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ उसमें 1 दिन में जो है मुझे दोबारा चार्ज पे लगाना पड़ जाता है, वो है Samsung Galaxy S22 Ultra। तो ओवरऑल बैटरी के हिसाब से Note C4 आपको निराश नहीं करने वाला। एंड नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन कि क्या Note C4 लें या फिर कोई और। अब इस चीज को ना मैं अगर सिंपल वे में बताऊं तो ये फोन वो सभी चीजों के साथ आता है जो एक एवरेज यूजर को चाहिए होती है, और जिसको फोन को करीब 3 से 4 साल के लिए यूज करना है। तो ये फोन उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद डील है, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस प्राइस में आपको स्लाइटली बेटर फोन्स नहीं मिल रहे हैं, आपको स्लाइटली बेटर हार्डवेयर और थोड़ा स्लाइटली बेटर आपको वीडियो परफॉर्मेंस वाले फोन भी मिल जाते हैं इस प्राइस में। लेकिन ऐसा नहीं कि OnePlus Nord C4 कहीं खराब है, यहाँ पर आपको बढ़िया ब्रांड वैल्यू मिलती है। काफ़ी लोग OnePlus के ब्रांड पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, तो उसके हिसाब से ये फ़ोन आपको निराश नहीं करने वाला। एक रिलायबिलिटी के हिसाब से भी आपको ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगेगा। लेकिन हाँ, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो एक और फ़ोन है जो है कि OnePlus का ही है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इस वक्त डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है, उसकी कीमत है लगभग 25,000 के अराउंड, जो कि है OnePlus Nord 3
उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। स्लाइटली बेटर आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, स्लाइटली ओवरऑल बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी उसमें। अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है आपको उस फोन में, और साथ ही वहाँ पर आपको NFC वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको ये फ़ोन नहीं लेना है। तो फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, करीब 25,000 के अराउंड मिलता है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।